इमरान खान ने किसी का बेड़ागर किया या नहीं किया, आपने इत्तेहादी को उड़ा के रख दिया। उसने अब इतने बिलियन लेके गया ना स्पेन में प्राइवेट अच्छा। प्लेन के अंदर, सारों को पता है। तो परवेज इलाही ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये सारे फैसले किए हैं, उसने अपनी सियासत के लिए नहीं किए। उसमें जो बेवफाई का तस्करा हुआ, इमरान बताए ना वो किस ज़िमन में बेवफाई हो रही है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, सबके जो दावे थे वो हवा में उड़ गए। मुबश्शिर साहब स्पेशली आप कहते थे कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी और मैंने आपका पूरा साथ दिया था इसमें। लेकिन अब तो खान साहब ने सबकी बैंड बजा दी, मतलब असम्बलियाँ भी तहलील हो गई और परवेज़ इलाही साहब ने जो करना था वो भी कर लिया, सारे मफरूज़े हवा में उड़ गए। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कोई ये नहीं सोच सकता था कि कोई कितना पागल हो सकता है, बेवकूफ़ हो सकता है, क्योंकि इमरान खान ने वही किया जो एक पागल आदमी कर सकता है या मुख्तलिफ दवाइयों के असर में कर सकता है। क्योंकि देखिए, असेंबली तोड़ने का क्या फ़ायदा? यानी उनका ये ख़्याल है कि वो दोबारा तादाद में सीटें लेंगी और वो गवर्नमेंट बनाएँगे। तो अपनी गवर्नमेंट को तोड़ा है उन्होंने। इसमें कौन-सी अक्लमंदी है? यानी किसी दूसरे की गवर्नमेंट तो नहीं तोड़ी उन्होंने असेंबली तोड़ के। अब वो केपीके की जब तोड़ेंगे, वहाँ पे तो कोई और पार्टी भी नहीं उनके साथ, वहाँ तो काफ लीग भी नहीं है। 100% उनकी अपनी है। तो अपनी हुकूमतों को तोड़-तोड़ के आप मुल्क को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं, ये किसी अक्लमंद आदमी का काम है या किसी ऐसे आदमी का काम है कि जो एजेंडा लेके इस मुल्क के पीछे पड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि असेंबली डिसॉल्व हो गई और खान के ऊपर कम से कम 30-40 केसेज़ हैं और अक्सर लोगों को तो उससे 5% केसेज़ में सारी उम्र की सज़ाएँ भी हो गई, बैन भी हो गए, सब कुछ हो गया। इसके साथ लाडलापना चल रहा है उनका, देखते हैं कितनी देर तक चलता है। लेकिन यही पुलिस जो प्रोटोकॉल दे रही थी, यही पुलिस अब गिरफ्तार करेगी आके। जब अगले हफ्ते तक किसी न किसी अदालत से कुछ हो जाएगा या एक और पर्चा जब कटेगा, तो यही पुलिस वो करेगी। सर, लेकिन असेंबलियाँ जिस तरह से तहलील अब हुई हैं, तो खान साहब का तो यही था ना कि बाद में फिर इलेक्शंस होंगे, उन्होंने इसीलिए असेंबलियों को तहलील किया है। तो अब फिर आपको लगता है कि इलेक्शंस जल्दी होंगे? नहीं जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो लगता है आज कराची का भी इलेक्शन खटिया में पड़ जाएगा। क्योंकि इस वक़्त महावेश, जब आप मुझसे बात कर रही हैं, तो गवर्नर हाउस में एक समरी तैयार हो रही है कराची में और वो ऑर्डिनेंस ला के कल का इलेक्शन जो है उसको मुलतवी कर सकते हैं, क्योंकि कराची में डीलिमिटेशन चाहिए। तो अच्छा। अगर ये हो जाता है तो फिर वही चीज़ पंजाब में भी अप्लाई करेगी कि डीलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन कैसे हो जाए। तो पहले तो अब ये सवाल है कि हुकूमत किसकी आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट कौन बनाएगा? ना पीएमएलएन ने पीटीआई की माननी है, ना पीटीआई ने पीएमएलएन की माननी है। तो एंड में इलेक्शन कमीशन की आनी है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होता है, वो बाइंडिंग होता है, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। तो अब जब वो गवर्नमेंट आती है और वो आती ही कहती है कि पहले डीलिमिटेशन करानी है, ये हालात ऐसे नहीं है या कुछ खराबी है या सलाबजद खान की मदद करनी है, तो इलेक्शन 3 महीने आगे हो जाएंगे। तो फिर खान साहब क्या करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी कोई एक्साइटिंग मूव है। आपने अपनी हुकूमतों को तोड़ा है। आप उन सूबों की हुकूमतें तोड़वाते हैं ना जिनमें आपकी हुकूमत नहीं है, तो फिर तो मैं उसको बड़ी इंटेलिजेंट मूव कहता। अपनी हुकूमत तोड़ के आप कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन होंगे, हमारे मेंबर्स जो हैं वो दोबारा पैसे खर्चेंगे, लोगों में जाएँगे और इस बार दोबारा जीत के आएँगे और हम दोबारा हुकूमत बनाएँगे। ये तो मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। सर, लेकिन जो भी है, लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने 13 जमातों और एस्टैब्लिशमेंट की जो क्या वॉल है, बात है, एक जो भी है। 13 जमातों का तो मुझे पता नहीं महावेश, उन्होंने परवेज इलाही का बेड़ा गर्क कर दिया ये भैंस चोर का। सर, तो परवेज इलाही साहब तो ने बात मानी क्यों? आप तो कह रहे थे वो देखिए, बात एक नहीं मेरी मानी। बात सुनिए आप, परवेज इलाही काफ लीग से तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसके जो लीडर है वो तो चौधरी शुजात है। सिंबल तो उन्होंने अलॉट करना है। इमरान खान ने कल नेगोशिएशन वापस ले ली है। उसने जो परवेज इलाही को एक सब्ज बाग दिखाया हुआ था, उसने कह दिया नहीं नहीं, अब आप ऐसा करें, आप लोग पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएं। तो यानी अगर शामिल हो जाते हैं और फिर जीतते हैं, तो फिर एक एमपीए बन गया, एक बेटा एमपीए बन गया, ये एमएनए बन गया। तो एमपीएस और एमएनएस को खान क्या इज्जत कराता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो वो जो है ना किंग मेकर्स की, जी 10 सीटों के साथ किंग मेकर और 12 सीटों के साथ आप असेंबली में लीडर ऑफ द हाउस बने हुए हैं, ये सारी अय्याशियां तो खत्म हो गई। तो मैं आपको इफेक्टिवली बता रहा हूँ कि कल के डिसीजन के बाद परवेज इलाही का फ्यूचर जो है, पॉलिटिकल फ्यूचर, वो तो खत्म हो गया और यानी अब वो जीरो हो गया बिल्कुल। और इमरान खान ने किसी का बेड़ागर किया या नहीं किया, आपने इत्तेहादी को उड़ा के रख दिया उसमें। सर, लेकिन परवेज इलाही साहब इतने पुराने, ज़ाहिर है इतने मंझे हुए सियासतदान हैं,
उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये किया होगा। उनको अगर अपनी औलाद की करप्शन के हाथों मजबूर थे, उसकी औलाद की जो करप्शन है उसके हाथों मजबूर थे। अब इतने बिलियन लेके गया ना स्पेन में प्राइवेट अच्छा। प्लेन के अंदर, सारों को पता है। खुद इमरान खान ने कहा लोगों हुँ, को कि बड़ी करप्शन की है, मोनस ने भी और परवेज ने भी। तो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए उनको हुकूमत में रहना था, और क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हुँ, इमरान खान की साइड पे होने का मतलब है कि आपके ऊपर जो आप जिन इदारों के लाडले हैं, खासतौर कुछ अदालतों के जो आप लाडले हैं, वो आप भी उनके लाडले हो जाएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तो परवेज इलाही ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये सारे फैसले किए हैं, उसने अपनी सियासत के लिए नहीं किए। क्योंकि सियासत का क्या फायदा अगर आपने लूटा हुआ पैसे ही नहीं एंजॉय करना तो। ये ये भी तो है ना। ये तो है। सर, हाँ तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान हैं, उन्होंने मोमना वहीद के घर का जो है वो घेराव किया, उनकी तस्वीर जलाई। मतलब ये रविश सही नहीं है ऑब्वियसली। आप क्या कहेंगे इस पे कि अगर कोई हाँ, आपसे तो खुद देखे ना इख्तिलाफ करे? आप कितने घटिया 2 नंबर लोग हैं कि मोमना जो है उसके घर का घेराव जलाओ कर रहे हैं क्योंकि हुँ, उसने अपनी मर्जी से वोट देना था, इनको नहीं वोट दिया। तो जिन लोगों को ये मिला रहे हैं नून लीग के या दूसरे लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, उनके घरों का भी घेराव जलाओ किया जाएगा। यानी इमरान खान रिश्वत देके लोगों को लोटा बनाए तो वो हकीकी मुसलमान, हुँ, और दूसरा कोई अगर उनको अपने साथ मिला ले तो वो लोटे हो गए, उनका घेराव जलाओ हो। हुँ, इमरान खान के लिए जो करप्शन करते हैं वो जायज है। जो हुँ, दूसरा कोई किसी का नाम भी आ जाए तो उसके ऊपर इमरान खान जो है वो एक जिहाद करना शुरू हो जाते हैं। अब देखें ना, ये तो अब जरा बताएं ना कि बुशरा बीबी और जुल्फी की जो वीडियो ऑडियो लीक हुई, उसमें हुँ, जो बेवफाई का तस्करा हुआ, इमरान बताए ना वो किस ज़िमन में बेवफाई हो रही है। हुँ, पैसों के ज़िमन में के रिलेशनशिप में किस में बेवफाई हो रही है? इसका नहीं जवाब देंगे। हुँ, फराग होगी ने किया उसका जवाब नहीं होगा, एहसन गुज्जर ने जो किया उसका जवाब नहीं होगा, जो उस्मान बुज़दार ने किया उसका जवाब नहीं होगा, जो कियानी ने किया उसका जवाब नहीं होगा, शुजात अकबर ने जो किया उसका जवाब नहीं होगा, खुसरो बख्तियार ने जो किया उसका जवाब नहीं होगा, समी गिलानी ने जो किया उसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसे बता ले रहा है इमरान खान और उसकी हुँ, बीवी जो है, ठीक है ना, इन सारों से। यही फ़र्क है ना, और क्या होना। हुँ। सर, तहरीक-ए-इंसाफ के हलकों में किसी सरप्राइज़ की बहुत बड़ी गूंज है। क्या सरप्राइज़ हो सकता है वैसे? अब सरप्राइज़ तो फिर सरप्राइज़ होती है ना, उसका तो मुझे नहीं पता हो सकता। इस लेकिन बारे में हो सकता है आप सर आपको तहरीक सब इंसाफ रोज़ सुबह को माविश ये प्लान करती है, आज हमने मीडिया में नया शोशा क्या छोड़ना है जिसकी वज़ह से सारा दिन हम मीडिया में डिस्कस होंगे। हुँ, अभी हम कर ही रहे हैं ना, उनको डिस्कस, तो वो एक किस्म से कामयाब हैं अपने शोशों में। हुँ, उस हुँ, लिहाज से उन्होंने मुल्क को आटे की फ़िक्र से दूर किया हुआ है, चीनी की, बिजली की, गैस की, बेरोज़गारी की, इन सारी चीज़ों से दूर किया हुआ है। बस वो रियासत मदीना बनाने पूरी कौम निकली हुई है और फाके कर रही है। क्या आपने खबर पढ़ ली है कि कल एक 6 लड़कियों के बाप ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसको आटा नहीं मिल रहा था फैसलाबाद में। इसके ऊपर तो इमरान खान नहीं बात करेंगे। इसके ऊपर परवेज़ इलाही नहीं आया था सामने। परवेज़ इलाही ने जो इतनी लूट-खसूट की है, इमरान ने जो इतनी लूट-खसूट किया, उसके घर में 2 बोरियाँ आटे की भिजवा देते, बेचारे की। नहीं, वो नहीं करेंगे। अफ़सोस का इज़हार भी नहीं है। अपनी सियासत हो रही है यहाँ पे। हुँ। सर, नून लीग काफ़ी मुश्किल में है और लेकिन नून लीग के कायद अभी तक लंदन में हैं और यही सुना है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अभी आने से इनकार कर दिया है। आपके ख़्याल में क्या नून लीग ने घुटने टेक दिए? वो नहीं आएँगे, मैंने आपको ये पहले बताया था, याद करें आप। जी, जी सर, आप आपको ये याद करें, मैंने तो कहा था आपको। लेकिन आज रात को राना सनाउल्लाह आ रहे हैं यूके में और हुँ, मियाँ नवाज़ शरीफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लेने आ रहे हैं। अच्छा। और आज ज़रदारी साहब भी लाहौर पहुँच गए हैं प्राइम मिनिस्टर को मिलने। हुँ। तो खिचड़ी क्या पक रही है ये माविश अगले 3-4 घंटों में हमें पता चलेगा। सर, तो आप भी तो यूके में हैं, आप भी कहीं नवाज़ शरीफ साहब से तो नहीं मिलने गए? मैं नवाज़ शरीफ साहब का दस्त रास्त नहीं हूँ, मैं उनका कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे अगर पता चलेगा तो वो पता चलेगी, बात जो चाहते हैं कि पता चले या अच्छा। खबर जो होगी वो पता हुँ, चलेगी। हुँ, अनलेस एंड अनटिल मैं खुद से इन्वेस्टिगेट करके कोई चीज़ ना हुँ, निकालूँ, हुँ। व्हिच आई विल सर, सहाफ़ी इंशाल्लाह का बाय काम लेटर, होता है, अच्छी बात है। इंशाल्लाह शाम तक हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हुँ। अभी तो सर, यहाँ पे हुँ, हुँ, अभी 2 तो बजे का टाइम है। अच्छा और यहाँ पे ज़ाहिर है ठंड भी बहुत है। हुँ। सर, नून लीग के जो एमएनएज़ के टिकट के लिए तहरीक-ए-इंसाफ से राब्तों के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं, इनमें कितनी सदाकत है?
हाँ, अब वापस जो आपने सवाल किया था मोमना के हवाले से, वो दोबारा करें। क्या उन एमएनएस का पीटीआई क्या करेगी? वो घेराव करेगी, सोशल बॉयकॉट करेगी, उनके ऊपर हमले करेगी, जिस तरह उस बच्ची के ऊपर किया। तो ये घटिया जमात और घटिया पॉलिटिक्स जो है ना, ये मेरे से ना ही डिस्कस करें तो अच्छा। सर पॉलिटिक्स तो हमारे मुल्क में है ही ऐसी, अब क्या करें, फिर किसको डिस्कस बस करें? ठीक है, जब अफराद की पॉलिटिक्स होगी तो यही होगी, जब इश्यूज की नहीं होगी तो फिर यही मसाइल होंगे। सर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए लोग जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा किस बेस पे रिजेक्ट हो रहे हैं? उस पर लिखा होता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट, उनको लगता है कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। मतलब ये कितने शर्म की बात है। और उनके फ्यूचर का आप सोचें। सही, और वो पाकिस्तान से तंग आके जाहिर है बाहर जाने का सोचते हैं ना, पाकिस्तान में आपको जॉब्स नहीं है। सर एमक्यूएम अगर नाराज है तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मना ले और उनके साथ इल्हाक करे, तो आपको लगता है कि फिर होने को बहुत कुछ हो सकता है, इंतजार करें अगले 2 घंटे का। अगर कामरान टसोरी ने ऑर्डिनेंस दे दिया तो फिर एमक्यूएम कहीं नहीं जा रही। अगर वो ऑर्डिनेंस ना हुआ और कल इलेक्शन हो गया तो फिर एमक्यूएम के पास जवाब है हुकूमत से अलग होने का और अपनी सियासत बचाने का। लेकिन अगर हुकूमत में यानी कल इलेक्शन नहीं होता, फिर वो सियासत की सोचेंगे बाद में और पहले हुकूमत में रह के फायदे उठाएंगे। तो ये अगले 2-3 घंटे तक आप समझे कि क्वेश्चन मार्क है इस डिसीजन। मतलब आज काफी सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। आज बहुत डेवलपमेंट्स हो रही है। जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम अपना करेंगे तो हमारे पास काफी कुछ इंशाल्लाह। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के पास। पहली फूड पैंडा फूड डिलीवरी राइडर रुबाब जुबानी पहले फोटोग्राफर थी। उसने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि उसको बाइकिंग का बहुत शौक था। मेजॉरिटी ऑफ योर पॉपुलेशन इज ऑन सम काइंड ऑफ ड्रग ओवर हियर। अगर एक औरत को पता है कि क्या आपको प्रॉब्लम है, मगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी अगर उसके पास फीमेल डॉक्टर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। औरतें जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है वो बहुत ज्यादा एक ज़हनी कर्ब में मुब्तला रही। उनका कर्ब क्या था कि मेरे मियाँ के लिए मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने रोल मॉडल्स को जो जो सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं वो तो पिछले व्लॉग में बताया, लेकिन कुछ मैं चाहूँगी कि कुछ आप ऐसी एग्जांपल्स लोगों के सामने पेश करें जिनको देख के वो समझ सकें और अपने सामने जो है एक वो फुट स्टेप के तौर पर रख सकें कि इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी को लेके चलेंगे या इन मुश्किलात को इस तरह से डील करेंगे तो हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। आपका आखिरी जुमला बहुत अच्छा है कि प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होती हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास किसी के पास एक चीज़ होती है तो दूसरे के पास कोई दूसरी सपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल। कभी हमने मौके खुद पैदा करने होते हैं और कभी हमने दूसरों की सपोर्ट से साथ चलना होता है। लेकिन हाथ पैर छोड़ देना और सिर्फ वावेला करना, और इधर आज जो मैं जिन ख़वातीन का जिक्र करूँगी, मैं इस प्रोग्राम के लिए 1 महीने से रिसर्च कर रही थी क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक मिक्सचर ऑफ बैकग्राउंड की ख़वातीन को लूँ। मेरी जो सबसे पहली और मैं पहले उन ख़वातीन को लूँगी जो बहुत पैसे वाले बैकग्राउंड की नहीं है। मिसाल के तौर पे परवीन बीबी, 56 ईयर ओल्ड, पहली रिक्शा ड्राइवर लाहौर की, बेवा, बेटी बेवा और 3 नवासियाँ जिनका पेट परवीन बीबी काट रही हैं रिक्शा चला के। उसके बाद से पहली फूड पैंडा फूड डिलीवरी राइडर रुबाब जुबानी, यंग लड़की है और पहले फोटोग्राफर थी। अच्छा। और उसने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि उसको बाइकिंग का बहुत शौक था।
तो उसने सोचा उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा ये है कि मैंने उसकी वीडियो देखी, एक इंटरव्यू था और उसने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा कि वर्ड्स टू द इफेक्ट, हो सकता है मैं एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं दोहराऊं, कि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, हम समझते हैं फ़लाँ काम तो मर्दों के लिए है, फ़लाँ काम औरतें कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं चाह रही थी कोई ऐसा काम करूं जिसमें एक तो बाइकिंग में करूं और एक फ़र्क काम हो जो और औरतों के लिए एक दरवाज़ा खोले काम का। इसके बाद से एक ख़ातून कराची में, मैंने इनको दरियाफ़्त किया, किसी के लिए मुझको स्मोकिंग की फ़्रॉक बनवानी थी। अच्छा। स्मोकिंग एक बड़ा फ़ाइन आर्ट होता है, अब शायद मशीन पे होता हो, हमारे वक्त में तो वो हाथ से होता था, एम्ब्रॉयडर होता था और बड़ा नफीस और स्पेसिफिक। जब मैंने कीमतें पता करी तो 45 से 50 हज़ार की एक बेबी बॉर्न फ्रॉक मैंने खातून का कराची कोरंगी में पता कराया और इतना हसीन फैब्रिक और इतनी नफीस काम और सारा कि मैं हैरान हो गई। और कुरियर के ज़रिए उन्होंने मुझे कितने की वो भेजी, 1200 की। अच्छा। मैंने उन खातून को कहा कि तुम ऐसा करो, 20 इस सेज के सैंपल मतलब पीसेस तैयार करो, व्हाट इफ मैं 10,000 का बिकवा दूँ एक फ्रॉक। सही। तो बहुत खुश हुई और वो मैंने बिकवाया। अच्छा। लेकिन मैंने उसको ये रिक्वेस्ट की कि देखो, इसको यूज़ करने के बजाय तुम्हारे अक्सर ऑर्डर्स डिले होते हैं क्योंकि तुम खुद ही सिलाई कर रही हो, खुद ही एम्ब्रॉयडरी, हर कपड़ा भी तुमने खुद लाना है, थ्रेड्स खुद लानी है, तो उसमें घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो डिलेज होती हैं। तो उसने उससे 2 मशीनें और ख़रीदी, उसने 2 औरतों को हायर किया, बड़ी अच्छी सीमेस्ट्रेसेस थी, लेकिन उनको सिखाया भी। और उसके बाद मुझे बता रही थी कि पहले मैं 45,000 मेरा बच जाता था, अब कहने लगी कि मैडम वो जो आपने फ़्रॉकें भिजवाई और पैसे मिले, तो उसके बाद मेरा कोई 1.25 लाख से 1.5 लाख तनख्वाहें देकर बिजली का बिल निकाल कर मेरा बचता है। वेरी गुड। अब जाहिर है जब उन्होंने पहला कदम रख दिया, इंशाल्लाह आगे उनकी और बढ़ा सकती है, 2 से 4 और 4 से 8 होना फिर कोई मुश्किल नहीं होता। बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसके अलावा आजकल औरतें घर से बड़ा कुछ कर रही हैं, फिर घर से वो फैक्ट्री की तरफ चली जाती हैं। बिल्कुल। चार्म इंटरनेशनल एक वो प्रोडक्ट होममेड जो मैंने खुद बहुत ट्राई की है एंड आई एम अ ह्यूज फैन नाउ। मैं इन लोगों को नहीं जानती कौन लोग थे, किसी ने रिकमेंड किया, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और महीने के अंदर लोगों ने पूछना शुरू किया कि तुम कर क्या रही हो। अच्छा। एकदम फ़र्क है, ये है, बैग्स चले गए आइस के नीचे, ये हो गया वो हो गया। ये एक मदर एंड डॉटर टीम है, सबा साहिबा और उनकी बेटी, जिन्होंने ये बड़े छोटे लेवल पे शुरू किया। उसके बाद इनका काम बढ़ा और ये काफ़ी आगे तक गए। अब मैं ऐसी 2 ख़वातीन का इसमें, अच्छा उधर जाने से पहले बहुत से काम ऐसे जो आजकल ख़वातीन कर रही हैं, ये एक आइडिया के तौर पे या एक सोच फ़िक्र डालने के लिए लोगों के जहन में, कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स, सोप्स ऑर्गेनिक औरतें बना रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ज्वेलरी मेकिंग। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ जिसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, बहुत मेरे जानने वालों में ख़वातीन ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। अब जब आपका मॉरिशस कोई स्टूडेंट बैठा है या यूके में बैठा है, आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, तो डॉलर्स में पेमेंट होती है, तो आप आराम से 1 लाख 1.5 लाख कमा लीजिए। इवन बहुत सी हाफिज़ कुरान जो ख़वातीन है, मैंने उनको देखा कि कुरान पाक पढ़ाती हैं। बिल्कुल, दैट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल कि वो ये भी दे रही हैं। और बाहर जो लोग ऐसी जगहों पे हैं जिनको ये सूट करता है और ऐसी कोई मुनासिब वहाँ नहीं मिल रहा। अब अच्छा, एक और चीज़ ये, क्योंकि हम हमेशा अर्बन के साथ रूरल ख़वातीन की भी बड़ी बात करते हैं, तो मैंने आजकल देखा है देहातों में एक ट्रेंड जो पहले भी था कि काफ़ी हद तक, लेकिन अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है वो ये कि वहाँ पे मैंने देखा है कि ख़वातीन फैक्ट्रीज़ में जाती हैं, वहाँ से जैसे होता है कि कपड़ों के ऊपर काम लेके आती हैं, घर पे तैयार करवाती हैं, अपने साथ और ख़वातीन को देती हैं, और इस तरह से उनमें भी ये अवेयरनेस बढ़ रही है कि काम बिल्कुल कि हम ये काम जो है ये करें।
और उनको एक रोज़गार घर बैठे उसका मिल रहा होता है। अब मैं दो इधर ऐसी ख़वातीन का जिक्र करूँगी। अभी तो हमने उन लोगों को ज़्यादा देखा जो एक रिलेटिवली कमज़ोर माशी लोअर मिडिल क्लास कह लें या लोअर इस तरह थे क्लास कह लें। और मेरे लिए मैं इन दोनों ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मैंने अप्रिशिएट किया। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी रिटायर्ड कैप्टन डॉक्टर रुकैया सईद हाशमी। अच्छा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, आई एम वेरी ऑनर्ड। लेकिन बिल्कुल मेरिट पे जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे पहला नाम इधर रुकैया का ही आ रहा था। पहली कबायली औरत जो फ़ौज में गई, पहली कबायली औरत जो डॉक्टर बनी, पहली कबायली औरत जिसने 3 साल MPA का इलेक्शन लड़ा और जीती, 2003, 2008, 2013। पहली कबायली औरत जो फाइनेंस मिनिस्टर बनी बलूचिस्तान की, पहली कबायली औरत जिसने बहुत पावरफुल कमिटीज़ को चेयर किया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर, पॉपुलेशन, एजुकेशन शामिल है। पहली कबायली औरत जो इस वक्त भी प्रेसिडेंट है हज़ारा कौमी जिरगे की। इसके अलावा इन्होंने एक इदारा कायम किया, सोसाइटी फॉर कम्युनिटी सपोर्ट फॉर गर्ल्स प्राइमरी एजुकेशन बलूचिस्तान। बच्चियों को तालीम देते हैं। इनका जो मॉडल है इदारे का वो इंटरनेशनल है मॉड्यूल इनका, और इनको यूनाइटेड नेशन से अवार्ड मिला है इन रिकग्निशन ऑफ हर सर्विसेज, ये एजुकेशन बच्चियों में इम्पार्ट करने के लिए। माइलो ट्रस्ट की ये फाउंडर है जो ड्रग से फाइट करने का एक इदारा है। और जब मेरी रुकैया से बात हुई तो कहने लगी, यास्मीन आपकी सोच होगी, एक बंदे के बाद अगर आधा बंदा बच जाए ना यहाँ जो ड्रग नहीं लेता तो कमाल है। औरतें, कम उम्र बच्चे, मर्द, औरतें सब ड्रग्स पे। मेजॉरिटी ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ ऑन सम काइंड ऑफ ड्रग ओवर हियर। तो ये फ्री मेडिकेशन और फ्री यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं उनको ट्रीटमेंट, अच्छा, उनका इलाज वगैरह। इसके अलावा उन्होंने एक टेक्निकल इदारा भी कायम किया हुआ है जिसमें औरतों को और लड़कियों को ये हुनर, सिलाई, कढ़ाई, मुख्तलिफ ऐसे काम जिसके ज़रिए वो घर पे बैठ के और ज़रिए माश अपना हासिल कर सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग। But last and not the least, she owns the Sky FM radio in Balochistan, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, माशरती मसाइल, इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल सब डिस्कस किए जाते हैं। तो ये मैं इनसे, क्योंकि ठीक है इनका यकीनन एक वेल टू डू बैकग्राउंड था, लेकिन उनके वालिद का कल्चरली एक ऐसे माशरे में रह के ये सब करना, उस कल्चरल तरीक़ों से फाइट करके और बेटी को पढ़ाना उस लेवल, और फिर इनके शौहर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया, सपोर्ट किया इन्हें। तो आई थिंक रुकैया इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू वुमेन आई सॉ इन माई लाइफ। आई मीन इमेजिन फर्स्ट कबायली एंड कमिंग अप लाइक दिस। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है जी। एक और एग्ज़ाम्पल जिसका मैं तस्करा ज़रूर करना चाहूँगी, डॉक्टर रक्षंदा जो डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर टेक्सास में। जितने मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं किसी चीज़ से मुताल्लिक़, वो सब इनके अंडर हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट सर्जरी, डेक्सटर्टी जिसको कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ख़वातीन अमूमन इवन बाहर बहुत दफ़ा दे आर मोर कम्फर्टेबल अगर वो औरत डॉक्टर को दिखाएं, वो इतनी कम्फर्टेबल नहीं होंगी अगर किसी मर्द डॉक्टर को दिखाएं। और फिर उन्होंने बड़ा एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया, मेरे लिए बड़ी तअज्जुब की बात थी। कहने लगी बाज़ दफ़ा अगर एक औरत को पता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, अब उसको नहीं पता उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको ये पता है उसको कोई प्रॉब्लम है, मगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी अगर उसके पास फीमेल डॉक्टर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल, बहुत टाइम तक वेट करते रहते हैं, ढूंढते रहती हैं, अच्छा क्या अगर कोई मिली तो देख लेते हैं वरना नहीं। अच्छा,
इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी इन्वॉल्व है। कॉस्मेटिक सर्जरी से मुताल्लिक़ मैं एक बात ख़वातीन को ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी। औरतें जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, और मेरी जानने वालों में मेरी 1-2 फ्रेंड्स की हुई, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई, हाफ ऑफ द ब्रेस्ट वाज टेकन आउट, वो बहुत ज़्यादा एक ज़हनी कर्ब में मुब्तला रहीं। वो मुझसे डिस्कस कर लेती थी। उनका कर्ब क्या था कि मेरे मियाँ के लिए मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रहूँगी। और ये एक औरत के लिए वाकई अगर हम सोचें तो आने वाली सोच ऐसी है कि कुदरती है। उसमें फिर मियाँ की सपोर्ट, क्योंकि एक होता है कि आप इम्प्लांट करवाएं। इम्प्लांट का प्रॉब्लम क्या होता है, बाज़ दफ़ा कैंसर, बाज़ दफ़ा, हर दफ़ा नहीं होता, एग्जैक्ट उसी जगह दोबारा होता है जहाँ पहले हुआ हो। तो अगर आपने इम्प्लांट किया है तो वो नीचे चीज़ दबी रहेगी, ऊपर एक कवरिंग आ गई ना, तो आपको ज़रा हो सकता है देर तक पता चले कि प्रॉब्लम हो गया है। और फिर वो एक ज़्यादा लेबोरियस प्रोसीजर होता है सारा। लेकिन अगर मियाँ उसको ये हौसला दे और सपोर्ट दे कि बीवी तुम तो पहले भी प्यारी थी, आज भी प्यारी हो, बिल्कुल, तो कोई मसला नहीं है। उनको वो उसके फियर्स उस ट्रॉमे से निकलने में, ट्रॉमे से, इट्स ट्रॉमा, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़। अब इसमें मैं डॉक्टर रक्षंदा की शख्सियत के बारे में एक बात और ऐड करना चाहूँगी, और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है बिफोर वी वाइंड अप। सिर्फ ये डॉक्टरी मेडिकेशन नहीं कर रही, मुझे जो इनकी पर्सनालिटी का बड़ा खूबसूरत पहलू लगा, इन्होंने एक किताब लिखी है जो अमेज़ॉन और किंडल पे है, लीडरशिप डीकॉन्स्ट्रक्टेड। उन्होंने लीडरशिप और लीडरशिप का रोल किस तरह डेवलप होता है, इसमें ये कैरियर काउंसलिंग कोर्सेज भी कराती हैं। अच्छा। लीडरशिप कोर्सेज भी ऑनलाइन कराती हैं। और इनकी एक वेबसाइट भी है जिस पे वो अपने आर्टिकल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़िमन में, तो मुझे इनकी बड़ी वेल राउंडेड पर्सनालिटी लगी। इनका सोच ये है कि देखिए, हम जैसे लोग जो ज़रा फिर भी एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे लिए तालीम का भी हमारे पास पैसे अवेलेबल होते हैं, हमें तो नहीं एफर्ट करनी होती कि ख़ुद कहीं से कमाओ और करो। बट देन देयर आर सो मैनी पीपल जिनको करियर काउंसलिंग, वो जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लाइफ में किस फील्ड में जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। अगर हम डॉक्टर भी बन रहे हैं तो कौन सी फील्ड चुने, क्योंकि इसमें भी बेहिसाब फील्ड्स और सब फील्ड्स हैं। तो और लीडरशिप डेवलपमेंट, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे इनका इंटरेस्ट है कि जहाँ पे मैन पावर डेवलपमेंट की बात आती है। तो ये इनकी शख्सियत का बहुत खूबसूरत एक पहलू मुझे लगा। तो ये 2 ख़वातीन जो ज़रा आप कहें कि एजुकेशन और इनकम के हिसाब से ज़रा हायर लेवल पे थी, लेकिन ये ऐसी ज़रूर ख़वातीन हैं कि जो हमारे लिए और हमारी यंगर जनरेशन के लिए रोल मॉडल साबित हो सकती हैं। तो जी नाज़रीन, आपने बात सुनी यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा की। उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म की एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत से रास्ते निकल सकते हैं, और अगर आप रास्ता ढूंढने निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप मंजिल तक भी पहुँच ही जाएंगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कोई मसाइल दरपेश हैं, तो अपने आस पास जो है वो ऑप्शंस पे गौर करना शुरू करें, तो कोई ना कोई रास्ता जो है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। इस मैसेज के साथ आज के व्लॉग से आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बल्कि अगर आप किसी चीज़ पर मशवरा लेना चाहिए मैडम यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा से, तो वो भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। जैसा मुंह वैसी चुपेट, वफाक में सियासी निज़ाम का खिलवाड़, तमाम तर सियासी लड़ाई का ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान जो है वो फ़ायदा ना उठाएं। अभी पिछले अगर आप 4 महीने के बयान खान साहब के उठा लें तो वो ये बता रहे थे कि फ़ौज की वजह से मुल्क नहीं चल रहा है। अब वो बता रहे हैं कि फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता है। अब हम देख रहे हैं कि MKM ने भी जो है वो अपने होने का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। तमाम जो रहनुमा है PDM के, वो MKM के पास जो है वो सर जोड़ते हुए या पाँव पड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि साबिक सदर जो आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने भी रब्ता किया हाजिर मकबूल सिद्दीकी से और ये यकीन दहानी करवाई कि मिल बैठकर मसाइल का हल करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। आखिरकार इमरान खान की एक और मक्कारी से भरपूर चाल का जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही है, जो तहरीक इंसाफ के लिए तो सूदमंद साबित हो सकती है, मगर यकीनन कौम के लिए और मुल्क के लिए वो एक जहर का किरदार अदा करेगी। पंजाब में सियासी सर्कस के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किया जा रहा है वफाक में सियासी निज़ाम का खिलवाड़। अब हम देख रहे हैं कि MKM ने भी जो है वो अपने होने का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है और हस्बे रिवायत जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तारीख रही है कि 90 की दहाई से हर हुकूमत में वजारतें लेकर इख्तियारात को इंजॉय किया जाता है और साथ ही हर 2 से 4 माह बाद जो है वो ब्लैकमेलिंग के तौर पर हुकूमतों को यह थ्रेट दिया जाता है कि हम हुकूमत छोड़ने लगे हैं। MKM अपनी सियासी फितरत के मुताबिक एक दफ़ा फिर वही कार्ड खेलने जा रही है और वफाकी हुकूमत को जो है वो ब्लैकमेल कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो उसकी पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने अपने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। ज़राए का ये कहना है कि हैदराबाद में होने वाले राब्ता कमेटी के इजलास से में जो है वो MKM ने वफाकी कबीना और हुकूमत से अलहदगी और दीगर ऑप्शन पर गौर किया है। ज़राए का कहना है कि MKM की जानिब से 24 घंटों में ऐलान मुतवक्का था, जो कि अब काफ़ी हद तक गुजर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक MKM के 2 वफाकी वज़रा हैं और एक मुआविन हसूसी ने जो है वो इस्तीफा अपने राब्ता कमेटी को जो है वो जमा करवा दिया है। फैसल सब्जवारी की जानिब से, जो कि MKM के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से जो इस्तीफे हैं वो राब्ता कमेटी को भिजवाने की जो है वो तस्दीक भी कर दी गई है। और MKM के जो रहनुमा है ख्वाजा इजहारुल हसन, उनका ये कहना है कि राब्ता कमेटी के बाद अरकान की राय है कि 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन हो तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो पाएंगे। आईनी तशरीह की ज़रूरत है जिसके लिए अदालतों से रजू करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कल जो है वो हल्का बंदियाँ ठीक करवा दे, परसों हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया था कि MKM का ये एक एतराज़ है कि कराची की आबादी जो है, ख़ास तौर पे कराची की, वो बहुत कम दिखाई गई है, कम बताई गई है। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि लाहौर के मुकाबले में कराची की आबादी जो है वो तकरीबन डबल होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तकरीबन लाहौर के आसपास की आबादी जो है वो कराची की रखी हुई है, जिसके ऊपर MKM को एतराज़ है। दूसरा ये कि उनका ये कहना है कि MNAs की जो नशिस्तें हैं वो पार्टी की अमानत होती हैं, पहले दिन ही इस्तीफ़ा पार्टी को दे देते हैं हम। ख्वाजा इज़हार ने कहा कि कराची में जमात इस्लामी जो है वो MKM के मुकाबले में कभी इलेक्शन नहीं जीत सकती है। MKM के बाइकआउट के बाद जमात इस्लामी के नुमाइंदे जो है वो कराची में अगर जीते भी तो जीतेंगे। दूसरा ये कि MKM ने जैसे ही हुकूमत छोड़ने के हदशात का इजहार किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने अलग अलग, खालिद मकबूल सदीकी जो कि कन्वीनियर है, उनसे रब्ता किया है। MKM पाकिस्तान की जो रब्ता कमेटी है उन्होंने अपने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब जो किए हैं, उसके बाद अब ये हम देख रहे हैं कि तमाम जो रहनुमा है PDM के, वो MKM के पास जो है वो सर जोड़ते हुए या पाँव पड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि आप अपने खदशात हमें बताएं और हम उसको पूरा करते हैं। अब हमने देखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने फ़ोन किया खालिद मकबूल सदीकी को और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की जो है वो यकीन दहानी करवाई है। ये फ़ोन कल किया गया था और कहा गया था कि एक रात में ही आपके मसाइल जो है वो तमाम हल कर देंगे। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि साबिक सदर जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने भी रब्ता किया खालिद मकबूल सदीकी से और ये यकीन दहानी करवाई कि मिल बैठकर मसाइल का हल करते हैं, आप इस्तीफे ना दें। फिर हमने ये देखा कि PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, हमने हाल ही में सुना था कि उनकी तबीयत काफ़ी जो है वो ख़राब है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इयादत के लिए आने वाले लोगों को भी मना कर दिया था कि अभी मेरी इयादत के लिए कोई ना आए। और हमने ये देखा था कि JUIF जो है उसकी जानिब से अलामिया भी जारी किया गया था कि अभी मुलाकात वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फजल रहमान ने जो है वो खालिद मकबूल सदीकी को फ़ोन किया और उनको ये मशवरा दिया है कि भाई आप सब्र से काम लें और जो है वो इस तमाम मामलात में जो है वो हम आपकी मदद करेंगे और PDM आपके साथ खड़ी है। तो इन तीनों मेन रहनुमाओं ने उनसे रब्ता कर लिया है। दूसरा, खालिद मकबूल सदीकी ने जो है ये कहा है कि मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो उसकी सूरत में जो है वो हम दोबारा से इजलास बुलाएंगे और हुकूमत के बाद 2 ही ऑप्शन जो है वो मौजूद है। लेकिन इस तमाम तर जो लड़ाई है PDM के अंदर, जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और फिर 7 सीटें हैं MKM की, अगर वो हुकूमत छोड़ देते हैं तो लाज़मी बात है शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाती है। इस तमाम तर सियासी लड़ाई का ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान जो है वो फ़ायदा ना उठाएं और जलते में जो नमक छिड़कने का काम है वो इमरान खान ना करें। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने जो है वो सदर मुमलिकत को पैगाम भिजवाया कि जैसे कि MKM की तरफ से इस तरह की कोई अपडेट आती है, आप फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को जो है
वो एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली का जो है वो कह दें। ये वही बिल्कुल गेम है जो कि शायद नून लीग ने पंजाब में खेली और परवेज़ इलाही को जो है वो एतमाद के वोट के लिए कहा था। तो अब वही गेम जो है वो वफाक में इन पे पड़ रही है कि क्योंकि सदर जो है वो आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी लॉयल्टी इस हद तक जो है वो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के पास है कि उन्होंने कोई छोटा सा बिल भी साइन करना होता है तो वो दर्शन लेने के लिए जमान पार्क पहुँच जाते हैं खान साहब के पास। तो हमें नहीं मालूम है कि वो पाकिस्तान के सदर हैं या जमान पार्क के सदर हैं। बहरहाल वो उनसे रब्ता किया गया है। ज़राए का ये कहना है इमरान खान की तरफ से कि जनाब जैसे ही एमकेएम अपनी जो है वो आई पे आती है और इस तरह का थोड़ा सा भी मौका बनता है तो आप एतमाद की वोट का जो है वो कह दें। अब इमरान खान की सियासत में सिवाय इन बेहुदा चलाकियों के कोई वाज़ेह और अखलाकी नमूना तो मौजूद है नहीं। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने दूसरों के कंधों पर रख के जो है वो निशाना लगाया, अपनी अनापरस्ती, पागलपन कहें या सियासी नाबालिगी कहें। इसका नुकसान उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में जितना पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम को पहुँचाया है, मेरा ख्याल है कि डिक्टेटर्स के जो 35-40 साल हैं उन्होंने भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाया होगा कि ख़ास तौर पे जो 3.5 साल उन्होंने हुकूमत किया उसमें। अब खुद इमरान खान की ये हालत है कि गुज़िश्ता कई माह से जिस इदारे और अफराद को वो घटिया तरीन अल्फाज के साथ शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पाक अफवाज जो हैं उनका, तो अब उधर से भी जो है वो एक यू टर्न जो है वो मारने के ऊपर जो है वो मजबूर है और ये शायद इमरान खान की तारीख में सियासी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनकी अंधी तकलीद करने वाले गुमराह कुन लोग हैं जिन पर पता नहीं कौन सा जादू चल रहा है, वो शायद वो जो बकरे काटे जाते हैं छतों के ऊपर, ऐसी सोर्सेज कहते हैं, तो उनका नतीजा है ये कि हमारी आवाम जो है वो अभी तक उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। वो अंधी तकलीद में अब भी उनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो तैयार है। हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अभी हालिया एक जो है वो इंटरव्यू में ये कहा है कि जनाब फ़ौज से जो लड़ाई है वो पागलपन है, मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, ना मैं फ़ौज से कोई लड़ाई करना चाहता हूँ। सीनियर सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू हुई तो इमरान खान ने कहा कि मुझ पर हमला हुआ, शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ जो कुछ भी हुआ, जो उनको गिरफ्तार किया गया या टॉर्चर किया गया मुबैना तौर पे, तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ माफ़ करने को तैयार हूँ, हम सब कुछ भुलाने को तैयार हैं और आगे बढ़ने को तैयार हैं। आगे बढ़ने का मतलब यही हो सकता है कि जनाब हम जो है वो हमें दोबारा हुकूमत दे दें, आपकी मेहरबानी, हम दोबारा जो है वो रात को आके आपकी पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें सपोर्ट करें और अगले इलेक्शंस के अंदर जो है वो पीटीआई को जिताएं, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है किसी भी तौर पे। उसकी बुनियादी रीज़न ये भी हो सकती है कि इदारा जो है वो वाज़ेह तौर पे अपनी पॉलिसी बता चुका है कि वो न्यूट्रल है। बाकी इसका सबूत आगे जाके हमें नज़र आएगा कि क्या न्यूट्रल है और क्या नहीं है और खान साहब मज़ीद किन राजों से पर्दा उठाते हैं। मज़ीद ये कि इमरान खान ने कहा कि फ़ौज का कोरोना इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार था, स्मगलिंग रोकने और एहतसाब के लिए फ़ौज दरकार होती है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने जो है वो आप ये समझ लें कि उनके अच्छी चीज़ें गिनवाई हैं कि जनाब फ़ौज के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। अभी पिछले अगर आप 4 महीने के बयान खान साहब के उठा लें तो वो ये बता रहे थे कि फ़ौज की वजह से मुल्क नहीं चल रहा है, अब वो बता रहे हैं कि फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने पहले बताया कि अंधी तकलीद करने वाले तो कभी नहीं मानेंगे। मजीद उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग काफ की PTI में इंजमाम की ख्वाहिश भी जो है वो उन्होंने जाहिर की थी, जबकि मोना सिलाई की उन्होंने बेइंतहा तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जनाब जो कुछ भी हो रहा है वो मोना सिलाई कर रहे हैं और अपने बड़ों को भी वो राज़ी कर रहे हैं और मोनस को पता है कि अगला फ्यूचर जो है वो PTI है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो खान साहब ने कही इस तमाम गुफ्तगू में, वो उन्होंने ये कहा कि उनके दौर के अंदर जो है वो जो मीडिया चैनल्स बंद होते थे, सहाफ़ियों की नौकरियों से निकाला जाता था, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती थी, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था, वो नहीं करते थे। तो हमें वो बयान भी फिर याद आ जाता है खान साहब का, क्योंकि खान साहब के बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए खान साहब के बयान भरपूर है। खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे कोई ऑर्डर करेगा और मेरी कोई सीट अगर इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो मैं उसी दिन इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो खान साहब 3.5 साल कठपुतली की हुकूमत करते रहे हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उनको धक्के मार के आईनी तरीके से उनको ऐवान से निकाला गया है, या आप ये कह दें कि रुसवा और बेआबरू करके निकाला गया है, और अब वो इस तरह की बातें जो है वो ये कर रहे हैं। अब बहरहाल हम MKM को लेकर बात करते हैं कि MKM को लेकर इमरान खान की उम्मीदें जो है उस पर पानी जो है वो आज सुबह ही हमने देखा कि गवर्नर सिंध ने फेर दिया। कामरान टिसौरी ने जो है वो MKM के तमाम दरों को, चूँकि वो इकट्ठा करने के इस हिसाब से MKM के सानी है MKM के, जो कि तमाम दरों को इकट्ठा वो कर रहे हैं, जो कि पता नहीं कराची की अवाम उसके बारे में क्या सोचती है। बहरहाल एक सियासी पावर है जिसको वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता किया, मुलाकात किया, और उन्होंने उनको कहा कि भाई अभी हुकूमत से आप अलहदा ना हो। अब कामरान टिसौरी का क्या बैकग्राउंड है वो भी आप तमाम लोग जानते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा।
अब मैं मजीद आपको बताता हूँ कि कामरान टिसोरी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को क्या कहा है। कामरान टिसोरी ने जो है वो राब्ता कमेटी के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से जो है वो मौजूदा तमाम मामलात में अफाम व तफहीम से मसला हल करने की जो है वो उसकी तरफ इशारा दिया और उनको यकीन दिलाया कि मैं इस तमाम मामला जो है वो हल करूँगा। चूँकि जिन्होंने कामरान टिसोरी को लगाया लाजमी बात है वो उनकी बात तो मानेंगे, तो लिहाजा मामला जो है वो हल हो जाएंगे और MKM की जो ब्लैकमेलिंग की पॉलिसी है वो कामयाब हो जाएगी, कोई फंड मिल जाएंगे या और कुछ मिल जाएगा। तो बहरहाल वो अभी हुकूमत नहीं छोड़ रहे। तो खान साहब की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया। फिर हम ये देख रहे हैं कि खान साहब ने भी एक गीदड़ भपकी लगाई है कि जनाब वज़ीर आला जो KP के हैं वो कहते हैं कि मैं आज ही असम्बली तहलील करूँगा। सोचने की बात यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की एजेंसी अपना असम्बली को जो है वो वज़ीर आला KP के जो है वो तहलील कर देते हैं तो खान साहब के किचन का खर्चा कौन उठाएगा? अगर दोनों सूबाई हुकूमतें वो छोड़ ही देंगे और फिर उनके जो किचन के साथ साथ उनके हेलीकॉप्टर के अखराजात हैं वो कौन उठाएगा? तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए ये तमाम मामलात। और वो उनको ऑर्डर्स भी नहीं है अभी कि वो बनी गाला जाके बैठें, शायद कोई रूहानी मसला भी है, शायद इसलिए किसी ने मना किया हुआ है उनको कि वो वहाँ पर ना जाएं। बहरहाल ये तो मुबैना तौर पर बातें हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि अपने व्लॉग की तरफ। अब एक तरफ MKM वाला कार्ड ज़ाया होता नज़र आ रहा है इमरान खान को, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली को लेकर जो गैर अखलाकी और गैर सियासी काम किया गया था इससे भी वफाकी हुकूमत पर कोई वाज़ेह असर नहीं पड़ा है और उन्होंने नए इंतखाबात की जो है वो ऐलान भी जो है वो कर दिया है। उनको कोई परवाह नहीं है कि हमने पंजाब असम्बली बचानी है, ये क्या हो गया है। वज़ीर आज़म की जो है वो ज़ेर सदारत हमने देखा है उनकी रिहाइशगाह के ऊपर जो है वो सीनियर क़यादत जो मुस्लिम लीग नून की है उसका इजलास हुआ और पंजाब असम्बली की तहलील और आइंदा सूबाई इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले से पार्टी रहनुमाओं ने जो है वो आगाह किया है। इजलास में वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की भी हिदायत कर दी है और उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को इलेक्शन करवा दिए जाएँ जो 3 महीने का टाइम बनता है। तो इस हवाले से हमने ये देखा है कि जो एक कहा जा रहा था कि पंजाब की हुकूमत टूटेगी तो वफाकी हुकूमत शायद लूली लंगड़ी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बल्कि अपनी तैयारियां करने जा रहे हैं इंतखाबी मुहिम की और नून लीग जो है वो तैयार है। दूसरी तरफ हमने एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट देखी हुई ये थी कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं चूँकि इमर्जिंग और अपकमिंग लीडर्स के तौर पर वो सामने आ रहे हैं और फिर फॉरेन मिनिस्ट्री को वो देख रहे हैं। जिनीवा कॉन्फ्रेंस उन्होंने जिस तरह से कंडक्ट की, डोनर कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो बेहुदा बयानात दिए थे कि जनाब भीख मांग के आ गए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त करारा जवाब दिया। वो जिसको कहते हैं ना कि जैसा मुँह वैसी चुपेट, उस तरह का नमूना हमने देखा कि बिलावल साहब ने कहा कि जनीवा में होने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस को लेकर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर जनीवा कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें भीख मांगी गई है और भीख हम लेके आए हैं तो तैमूर सलीम झागड़ा जो कि इमरान खान की हुकूमत की तरफ से गए थे उन्होंने इमरान खान की वहाँ पर तस्वीर लगा के जो है वो क्या भीख मांगी है। इमरान खान साहब यानी कि खुद ये बताना चाह रहे हैं कि उनका भी जो नुमाइंदा था उसमें उन्होंने जो है वो वहाँ पर जाके डोनर कॉन्फ्रेंस में जो है वो भीख मांगी है। तो भिखारी अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो इमरान खान और उसकी सूबाई हुकूमतें भी जो है वो उतनी ही बेकारी हैं और खान साहब की तस्वीरें दिखा के जो है वो भीख मांगी जाती है। तो ये भी एक उन्होंने जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनको जवाब दिया है। अब बहरहाल मज़ीद ये है कि उन्होंने ये कहा कि जब कौमी मुफादात की बात आती है तो आपको हुकूमत हो या अपोजिशन हो उसको कौमी मुफाद को तरजीह देनी चाहिए, अपने ज़ाती मुफाद को नहीं। अब हमारी भी इस हवाले से दुआ यही है कि तमाम सियासी रहनुमा अपने मुफादात की बजाय अब मुल्क के मुफाद के बारे में सोचें और कोई अमली काम करें। हमारी भी यही दुआ है। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हालात हाज़रा के मेज़बान रऊफ़ साहब जो हैं वो दोबारा पीर वाले दिन से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे नए पाकिस्तान में सिफारिश का कल्चर तो कम अज़ कम ख़त्म कर दिया। अक्सर साथी जो थे वो कह रहे थे कि खान साहब बहुत सिंपल आदमी हैं, उनको सियासत जो है वो नहीं आती। उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करते थे, वो कहते थे कि उस्मान बुज़दार बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, इतना चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं देखा है। लेकिन उनका ये बयानिया ना अवाम में बिका है, ना उनका बयानिया PTI के वर्कर्स में बिका है और ना वो बयानिया PTI की लीडरशिप में बिका है। उन्होंने बाकी सारी गलतियां मान ली हैं लेकिन ये नहीं मानी। इमरान खान से ये तो मुझे पता है आपकी मुलाकात कैसी हुई और किस तरह से हुई और इमरान खान कितने डेस्परेट थे कि आपको किसी तरह पार्टी में लाया जाए और उसके लिए उन्होंने कितने लोगों को कहा था लाया जाए। छोड़ने की क्या वजह बनी? वो वजह, एक वजह मुझे बताइए। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मैं तकरीबन 1 साल के बाद जो था मैं मायूस हो गया था। तो मैं नहीं समझता था कि बुज़दार साहब जो है
जो नया पाकिस्तान हम बनाने जा रहे हैं, या जिसका हमने आवाम से वादा किया है कि हम इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, हेल्थ को बेहतर करेंगे, एजुकेशन को बेहतर करेंगे, रिश्वत जो है उसको ख़त्म करेंगे। तो मेरा एनालिसिस था विद इन 1 ईयर कि रिश्वत भी बढ़ गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और मैं नहीं समझता था कि बाज़ार में कैपेसिटी है या एबिलिटी है कि वो नया पाकिस्तान बना सकता है। तो उसके बाद से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से अपनी देखें उससे कितनी जायदादें बना ली हैं। तो आखिर में क्या हुआ, वो आखिरी दिन वो इस्तीफ़े का इशू था। ये पूरी जो हमारे पंजाब के मिनिस्टर हैं वो ये समझते रहे कि मैं इस्तीफ़ा जेब में लेके फिरता रहा हूँ, हालांकि इस्तीफ़ा तो बनी गाला और या प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। तो इससे भी एक इख्तलाफात की वजह बनी। तो वो जो आपने साइन किया था, क्या वो इलीगल साइन था? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूं, मैंने बहुत दफ़ा बताया, मैं समझता हूं कि लोगों को हक़ाइक़ जो है उनका इल्म होना चाहिए। देखिए, इस्तीफ़ा जो बुज़दार साहब को देना चाहिए था वो गवर्नर को देना चाहिए था। बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने वो इस्तीफ़ा लेके वहाँ पर रख लिया, और मुझे इस्तीफ़ा जो है गवर्नर हाउस जो है वो नहीं पहुँचाया गया, और मुझे बल्कि कहा गया कि आपके पास आ भी जाए तो इसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। तो जाहिर है मैंने प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन जो है उनको फॉलो करना था। मेरे पास 31 मार्च को इस्तीफ़ा पहुंचा है, और मैंने 1 मार्च को जाके वो इस्तीफ़ा जो है 1 अप्रैल को वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ वो इस बात पे हुआ कि परवेज़ खटक साहब ने एक कागज़ ले आए, उन्होंने कहा कि असम्बली का इजलास कल 11 बजे बुलाओ। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि देखें, अभी इस्तीफ़ा मैंने एक्सेप्ट किया है, इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाना है, फिर लॉ सेक्रेटरी के पास जाना है, लॉ सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी के पास भेजना है, उसके बाद नोटिफिकेशन होनी है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती चीफ मिनिस्टर की इस्तीफ़ा की, उस वक्त तक असम्बली का इजलास जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा ये है कि अगर आपने एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना है तो कम से कम 3 दिन का 5 दिन का नोटिस देना चाहिए, ताकि अगर कोई MPs जो हैं मुल्क से बाहर हैं, कोई दूसरी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए अब ये कहते हैं, ये अब ये गवर्नर को कह रहे हैं कि उसने 72 घंटे क्यों दिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। मुझे कह रहे थे कि नहीं, कल ही जो है इसका बुलाओ, लेकिन वो भी अंडर प्रोटेस्ट मैंने वो भी मैं समझता हूँ कि वो नहीं ऐसे होना चाहिए था, वो भी मैंने कर दिया। हमारे नए पाकिस्तान में सफारिश का कल्चर तो कम से कम ख़त्म कर दिया, सिर्फ कायदे आज़म का नोट जो है वो चल। एक छोटी सी तहसील का, वहाँ से उठ के वज़ीर आला हाउस आता है, और उसको ये नहीं पता होता कि टॉयलेट किस साइड पे है बाकायदा, ठीक है ना, और वो छत को रिमोट कंट्रोल से खोलता बंद करता रहता है कि ये खुलती है, बंद होती है, वो ये हरकतें वो कर रहा है। उस वक्त वो करप्शन करे। मैं आपको एक बात चलो बता देता हाँ, हूँ, बतानी नहीं चाहिए, क्यों नहीं प्राइवेट गुफ्तगू वाली बातें नहीं बतानी चाहिए। तो एक मीटिंग थी जिसमें पार्टी की सारी सीनियर क़यादत मौजूद थी, और तो उसमें अक्सर साथी जो थे वो कह रहे थे कि खान साहब बहुत सिंपल आदमी हैं, उनको सियासत जो है वो नहीं आती। तो 15, 20, 30 मिनट, आधा घंटा मैं सारी बात सुनता रहा। तो मैंने कहा कि मुझे भाई ये बात बताओ कि एक मिडिल क्लास से बंदा अपना सफ़र शुरू करे, अपनी पार्टी बनाए, और जागीरदार भी ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ना हो, वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए, तो आप कहते हैं कि उसको सियासत नहीं आती। यार, उसको सियासत हमसे आती है, तो इसलिए वो वज़ीर आज़म बना है। मैं नहीं बन गया, आप नहीं बन गए। तो मैंने परवेज़ खटक से कहा, मैंने कहा परवेज़ खटक साहब, आप ने 2/3 मेजॉरिटी ली KPK में, आप जो है वज़ीर आला बनना चाहते थे। तो मैंने कहा अगर खान साहब की कुछ बातें मान लिया करते, कुछ ना मानते, तो फिर हमारा चांस भी बन जाता, लेकिन तुमने चीज़ें नहीं मानी, तो फिर हमारे आगे भी आपने एक मसला कर दिया। तो मैंने कहा आप बनना चाहते थे, शाह महमूद कुरैशी भी आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, ठीक है, जहांगीर तरीन भी बनना चाहता था, अलीम खान भी बनना चाहता था, और सच्ची बात यह है कि मेरी भी ख्वाहिश थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम कहते हो कि उनको सियासत नहीं आती, हम 5-6 को उसने ऐसे वापस कर दिया कि आपस में हम लड़ते रहे,
बुज़दार साहब वो उधर ले आए, उधर वो ले आए अपना क्या नाम है उसका, महमूद खान को। मुझे बनी गाला में खुद इमरान खान ने कहा कि मैं चकवाल से यासिर को बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी इसका नाम आउट हाँ, नहीं यासिर भी था, उम्मीदवार था और सीरियस उस पे कंसिडरेशन हुई। लेकिन असल बात यह है कि शायद अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता या जहांगीर होता, शाह महमूद होता, तो शायद हम इतनी ओबीडियंस जो है ना कर सकते जितनी। आप बुशरा की बात ना मानते, गोगी की नहीं, ना मैं मानते, ये हसन की ना नहीं, मानते। मैं तो प्राइम मिनिस्टर को आप जवाब दे हूं, 25-25 हज़ार रुपया लेके कांस्टेबल्स की ट्रांसफर्स ना करते, भाईजान, आप 3 करोड़ रुपया लेके डीपीओ की ट्रांसफर ना बता करते। दूं कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता, अब अपना चीफ मिनिस्टर होता, तो ज़रूर मैं प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है लेता, लेकिन मैं जो है किसी और की एडवाइस नहीं लेता। तो मैंने ये एक वीडियो देखी है और उसके बाद मैंने फिर इंडिया के बहुत से जो सीनियर लोग हैं उनसे कंफर्म भी किया है कि ये सवाल किसी ने तोशाखाने के बारे में नरेंद्र मोदी से किया था और नरेंद्र मोदी का जवाब ये था कि जब तोशाखाने में चीज़ें आनी शुरू हुई, मेरे पास आती थी, वो बहुत महंगी चांदी की, सोने की तलवारें होती थीं और चीज़ें महंगी गिफ्ट आते थे, तो मैं तोशाखाना में जमा करवा देता। लेकिन तोशाखाना में वो जगह न रही, तो फिर वो मेरे पास आए, क्या कहता, मेरा भी जी चाहता था कि कुछ उठा के मैं घर लेके जाऊं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ये सारी चीज़ें ऑक्शन किया करूंगा हर चंद महीनों के बाद और सारा पैसा जो है गर्ल्स एजुकेशन पे जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे लीडरों को भी दुश्मन से भी सीखना चाहिए। आप चाहे जितने मर्जी पैशनेट हों, इमरान खान जितने मर्जी सिंसियर हों, मियाँ नवाज शरीफ जितने मर्जी बड़े वेलविशर हों, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अल्ताफ़ हुसैन, सारे बड़े अच्छे लोग होंगे, मैं किसी को नहीं बुरा कह रहा, लेकिन फैक्ट है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद इस वक्त 1-1 किलो आटे के लिए जलील हो रही है, रुस्वा हो रही है। ऐसी सियासत को, ऐसी जमहूरियत को मैं तो लानत भेजूँ उस पर कि जिससे लोग उस पर बिलीव करने वाले खुद फाका करना शुरू हो जाएं। खुदा के लिए अगर हमने जमहूरियत ही रखनी थी तो फिर अपना चेक एंड बैलेंस भी रखते जिस बरतानिया की तरह। अगर हम बात मुबशर, मैं आपको बताता हूँ कि इतनी बेहिसी है कि रोना आता है जब मैं लोगों को क्यों लगे हुए देखता हूँ। और एक औरत जो है वो पुकार रही थी कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, खुदा के लिए मुझे आटा दे दो। हम अब ब्लेम गेम में हैं। अच्छा, ये हमारा अवाम को भी मैं आपको बताऊं, सियासतदान उसी वक्त बना सकते हैं अवाम को बेवकूफ़ जब वो बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हों। असल बात ये है कि ये आपस में लड़के अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। इनसे बजाय इसके कि इसको गाली गलौज करने से इनसे पूछा जाए कि भाई पहली हुकूमत जो थी उन्होंने क्या डिलीवर किया, जो पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत रही है उन्होंने क्या किया। अब जो है मरकज़ी हुकूमत कह रही है कि आटे की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, सूबाई कह रही है ये मरकज़ की है। तो इस इशू पे भी आपस में ये कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क फिर दहशतगर्दी की लपेट में है, उस पर भी सब जो है हम लोग बदकिस्मती से मीडिया भी बात नहीं कर रहा उस पर कि मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, ये कायनात उनके लिए पैदा की। बेशक मुझे ये बताएं कि क्या वो मुशावरत नहीं करते थे? जंग बदर हो, जंग ओहद हो, जंग खंदक हो या कोई और इश्यूज़ हों, तो उनकी एक मुशावरती कौंसिल थी, उससे मुशावरत करके शूरा थी। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में शख्सियत परस्ती इतनी हो गई है और लीडरों के कद इतने बड़े हैं कि बाकी दूसरे लोग जो हैं उनके सामने सच्ची बात जो है वो भी करने के लिए तैयार जो है वो मैं जब करता था तो मुझे बाहर कर दिया ना। जी, जो भी करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। देख लें, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान साहब का पूरा बयानिया हर जगह बिक रहा है। वो सही कहें, वो गलत कहें, वो जायज़ कहें, वो लोग मान रहे हैं उनकी बात। कोई किसी को डाकू कहें फिर उसको ईमानदार बना दें। किसी ज़माने में नैब जो थी वो वॉशिंग मशीन से लोगों को धो के पाक साफ़ सुथरा कर देती थी, अब खान साहब के सिर्फ एक बयान से हो जाता है। इतना उनका बयानिया जो है चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि एक उनका बयानिया 3.5 साल जब भी वो लाहौर आते थे तो आकर उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करते थे। वो कहते थे कि उस्मान बुज़दार बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, इतना चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं देखा है। लेकिन उनका ये बयानिया ना अवाम में बिका है,
ना उनका बयानिया पीटीआई के वर्कर्स में बिका है और ना वो बयानिया पीटीआई की लीडरशिप में बिका है। लेकिन उन्होंने बाकी सारी गलतियां मान ली हैं, लेकिन ये नहीं मानी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਆਣਾ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏਂਗੇ ਬੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਛਲਾ 7000 ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਜੂਰੀ ਮੰਜ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ मैं हल्फन देने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ पे आज तक किसी दीदी के साथ ऐसा कि अगर ये हुकूमत हमारी मदद करना ही चाहती है ना तो हमें घरों में पैसे पहुँचा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूँ इस वक्त शादरा में। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शायद सोमालिया, सीरिया या वो मुल्क जहाँ पर कहत साली का इस वक्त शिकार है, या वहाँ पर जो जिस तरह जंगों की सूरत हाल है, वहाँ पर लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उससे भी बदतर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि जो पंजाब की सूरत हाल देख लें कि एक ज़रीम जो सूबा है उसमें आटा नहीं मिल रहा, लोग लंबी लंबी लाइनों में 500 की लाइन लगी हुई है। और इसी तरह मैं इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं और ख़वातीन की एक लंबी लाइन है, और ज़्यादातर मोस्टली इनमें जो ख़वातीन है वो बेवा हैं, उन जिनका कमाने वाला ही कोई नहीं है, ना बेटा ना बेटी, और कोई आसरा ही नहीं है। बेचारी किसी से पैसे मांग के आती है कि मैं पैसे आएंगे तो आपको दे दूंगी, मैं पैसे लेने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ आके 3-3 दिन उनको गुजर जाते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते। अम्मा जी क्या कहेंगी आप? ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਗ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਆ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਆਣਾ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ये सूरत हाल है, क्या कहेंगे जी आप? ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਨੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਆ 3-4 ਦਿਨ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਬੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ बस तो ये कौन है जो पैसे मांगता है, वो कौन है? वो ताहिर भाई है ताहिर भाई है ना मेरिया 9 बेटियां मेरा आदमी भी मुताज है बेचारा हाँ जी मेरा भी कोई कितने दिन हो गए ने तुहानू इत्थे? 3 दिन हो गए 3 दिन हो गए। क्या कहते हैं ये? बस यही बारी नहीं आती भी आप पीछे हट जाए नेट बंद रही है हाँ ਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲਨ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਸਿੰਗਲਨ ਆਤਾ ਵੀਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ 7000 ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਜੂਰੀ ਮੰਜ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 7000 अच्छा आपको पिछला मिला ही नहीं जो आपका आया ਮਿਲਿਆ ਹੀ नहीं कहाँ गया? पूछा नहीं आपने किसी से? मैं आंदी रही हाँ चक्कर लांदी रही किराया लांदी रही नहीं दिता हमारी माएँ बहनें हैं, जी जी बिल्कुल बाहर रश है, ठीक है सिस्टम में भी मसले आ सकते हैं, बिल्कुल आ ये सकते अंडरस्टूड सी बात है। जी, जब जी, पूरा पाकिस्तान ही डिस्टर्ब है तो सिस्टम की क्या बात सिस्टम कर सकते हैं? लेकिन इनके साथ जो होने वाला नर्वस लोग है वो मैं उस पर सिर्फ मैं उस पर जरूर बात करते हैं। आप एक मुझे चीज़ बताएं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी एक दिन में मैक्सिमम कैपेसिटी किस चीज़ की होती है? कैपेसिटी डिपेंड करती है ना आपकी चीज़ ठीक कह रहे हैं की। अब एक कैपेसिटी जो एक दिन में कम से कम 150 बेनिफिशियरीज की है, अगर सिस्टम गुड हो तो अगर वहाँ पे क्योंकि किसकी अभी तीसरा दिन है, ठीक है। अगर वहाँ पे रश का रेट हो जाएगा कि वहाँ 1000 बीबी या 200-300 बीबी आ बहुत जाएगी मुश्किल हो जाता है, बंदा तो मिस मैनेजमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिस्टम क्या होता है कि हमें पीछे बेनजीर की इनकम सपोर्ट ऑफिस की तरफ से टोकन देना अलाउ नहीं है, उन्होंने बंद कर दिए। ये ठीक है। टोकन देने से क्या होता था कि बीबी एक टोकन उसको मिल गया है, वो एक साइड पे बैठी रहेगी तो तंग नहीं करेगी, ठीक है, वो लाइन में चलता रहेगा, जैसे जैसे टोकन की बारी आएगी वो अपना काम करवाएंगी। सुन ले पहले बात, नहीं मैं अपनी सारी बात सुनूंगा। ये आप कर रहे हैं, नहीं आप ये कर रहे हैं सिस्टम की बात, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात सिर्फ ये है, मुझे पता है अगर आप इन खवातीन को आप डील करेंगे ना तो शायद टेक्निकली या किसी तरीके से उनको समझा लें, लेकिन उनका कहना है कि ये बच्चा हमें धक्के देता है। पहले भी सुनिएगा, आपने सुना ली, मैं अब मेरी बारी सुनिएगा। अब उन्होंने टोकन सिस्टम बंद कर दिया। टोकन सिस्टम बंद करने से क्या होगा, एक बीबी आई, वो लाइन लगी हुई ऑलरेडी, क्योंकि हमारे आने से पहले हम तो 9 बजे आते हैं। सुनने भाई मेरी बात सुनिएगा, फिर जिस तरह मर्जी बात कीजिएगा। हमने आना था 9 बजे, हमारे आने से पहले जो कल रात को जो पहली बीबी आई थी ना वो सुबह 3 बजे आई थी। सुन लिया, 3 बजे। अब 3 बजे आने के बाद वो आई कहाँ से थी, कुछ झंग से आई थी। और अब मजे की बात सुने कि मैं 12 बजे यहाँ बैठा, मेरी नजर पड़ी और वो 12 बजे भी बीबी इधर ही थी, और मैंने बुला के पूछा, मैं कहा भाजी आपकी बारी क्यों नहीं आई? वो भाई वो धक्के दे के पीछे कर देनी है, और वो उसको बाय चांस तौर पे चाहते हुए भी मैं पेमेंट नहीं दे सका और वो वैसे ही वापस गई।
अब इसमें क्या होता है, अब हमारा, मैं अकेला बंदा हूँ, ये 2 ये लड़के हैं, 3 हैं, इन्होंने बात करनी है हमसे, फर्दे वाहद मैं ही हूँ ना, मुझसे बात कर लेंगी, मैंने करनी है 1000 बीबी सी बात। अच्छा, मैं ना जब आपसे मसला एक क्या होगा? रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि ये हमारी माएँ बहनें हैं, वो भी हमारा बच्चा है जो अंदर बैठा है, ये बड़ी बड़ी उम्मीद लेके यहाँ पर आते मैं हैं। हर फन अपनी बात नहीं, सुन- मैं मैं बड़ी सारी बात सुनूंगा। मेरी छोटी सी मैं सारी बात छोटी सुनूंगा। एक लास्ट बात के बाद बड़ी सुनूंगा। उम्मीद लेके यहाँ पर मैं आते लास्ट बात हैं करूंगा, और उसके लेकिन बाद जब आप उनको करेंगे। धक्के दिए जाते मैं हैं लास्ट बात करूंगा, उसके बाद आप करेंगे। मैं हल्फन देने को तैयार हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत सारे इलाके वाले बंदे भी हल्फन देंगे। हमारे यहाँ पे आज तक किसी बीबी के साथ असर कर नहीं, मुझे खैर हम तो यहाँ पर करीब बैठ के गुजर रहे थे, तो एक इलाके वाले नहीं कहा कि यहाँ पर ये कुछ होता है, हम तो ये लाइलम थे। तो हमारे मोहल्लेदारों के लिए डिस्टर्बेंस है, हम समझ रहे हैं कि जब इनकी जो लोगों की दुकानें हैं, तो डिस्टर्बेंस ही नहीं, जिन लोगों की दुकानें बंद होगी, रश पड़ गया, लेकिन उनके मसले अपनी जगह पे हैं। लेकिन इनको भी समझना चाहिए कि जब हम खुद कह रहे हैं ना कि बाजी काम होने की उम्मीद नहीं है, तो हमें समझ जाए। बिल्कुल, सिस्टम में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ये अपनी जगह भी हो सकते हैं ठीक, लेकिन इतना लोड है यहाँ पर। ख़वातीन इस तरह से 3 बजे जैसे कि वो बता रहे हैं, और वो बेचारी खातून जंग से आई है, और यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आला को चेंज करके इस्लामाबाद जाऊँगा, और वज़ीर आला को चेंज क्या करना है? अब ये अवाम के लिए कुछ चेंजिंग ला दें। यहाँ पर जो सूरत हाल हुई है, माँ बहन, अल्लाह करे राणा सनाउल्लाह साहब या जितने भी सियासी इस वक्त हमारे दीन है, या हमारे जो इस टाइम सियासी लीडर हैं, अल्लाह करे कभी उनकी माँ बहनों को भी इस तरह से ज़िंदगी गुजारना पड़ जाए, सारा सिस्टम तब्दील हो जाएगा, रातों रात तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गरीब की माँ बहन बेटी है, इसको किसी का एहसास नहीं है। घर भेज देन पैसे, क्यों इतने धक्के सानू दवांदे ने, दिल घाल देन, पैसे नहीं घाल सकते। जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? ये हमला इतना अच्छा है, सुबह तकरीबन 9 बजे आते हैं, सबको माँ बहन कह के, बेटी कह के, बहन कह के बुला के क्या कहते हैं, इनके खिलाफ पर कोई जी, आवाज नहीं उठाई, हमने तो ठीक है। सिर्फ ये कहा है कि कि ये एक देख- जो 1000 की डिमांड कर रहे हैं जी। या धक्के मार रहे हैं, नहीं, हमने तो वो किसी ने बात कोई है। डिमांड नहीं की, क्योंकि मुझे भी तकरीबन 3-4 दफा यहाँ पे मैंने किस्त लेने आई आपको हूँ। पैसे मिल गए? जी, हमें मिले हैं, हम क्यों ऐसे गए? आपको पैसे मिल नहीं गए, नहीं, तो फिर आप अब उन्होंने गिला करना है ना, जिनको नहीं मिले उन्होंने कहना है ना, जो धक्के खा रही हैं, जो बेवा औरतें हैं, उन्होंने कहना ये बात तो आपको मिल गई, आपने कब कहना? एक सेकंड, अभी मेरी किस्त आज की जो है वो मुझे नहीं मिली। मैं सुबह से 9 बजे की आई हूँ, सर भी मुझे देख रहे थे, ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे जो है वो माँ बहन कह रहे हैं कि लाइन में हम आपको बुला लेते यानी कि हैं। आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ, किसी नहीं, के साथ किसी बदतमीजी का हुई? बदतमीजी ये नहीं कर रहे, ठीक है। इन्होंने माँ बहन बेटी कह के सबको बुलाया है, कहते हैं कि लाइन में लगे। हम यहाँ पर ही होते हैं रोज, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम इसको दोबारा शूट आउट ना कर सकें, क्योंकि हमने इधर से ही गुजरना, रोज इधर ही रहते हैं, तो ये हमारी मोजिज माएँ बहनें हैं, वो भी तंग आ जाते हैं। मैं इनका नहीं कह रहा कि उन्हीं का कसूर है, सिस्टम तबाह होया पड़ा है, और उसकी वजह ये है कि ये लैंड खड़ी रही है, फिर लैंड नु क्यों नहीं इन्होंने चलाया? क्यों वो चला रहे नहीं, ये लैंड तो सवेरे 6 बजे की खड़ी हुई है, क्यों नहीं चला रहे? तन्नू पैसे मिल गए तो वो हम क्यों नहीं मिले? अभी नहीं मिले। नहीं, बाजी आप तो झूठ मार रही हैं, लेकिन एक पैसा दिया आपने मुझे किस्त में। गलत कह रही है। बिल्कुल गलत गल, नहीं जी, ये सूरत हाल है कि बात वही है कि सिस्टम ही खराब होया पड़ा है। ये ख़वातीन बेसिकली गरीब हैं, इसीलिए इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अल्लाह करे जो हमारे MNA MP हैं, उनकी माओ बहनों बेटियों को भी इस तरह लगना पड़े। हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब तक उनके साथ ऐसा नहीं होगा, इनका एहसास नहीं होगा। मैसेज पहुंचा दें हमें घरों में पैसे, अगर ये हुकूमत हमारी मदद करना ही चाहती है ना, तो हमें घरों में पैसे पहुंचा दें। ये इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, देखते रहे बागी टीवी। मेरे अब्बू शहीद हो गए थे, और जब से वो शहीद हुए हैं तब से हमारे घर में लकड़ियां नहीं हैं और हमें ठंड बड़ी लगती है। जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो वो पूरी कोशिश करते थे कि हमें लकड़ियां मिले और हम कभी सर्दी में नहीं सोए। हमारे हुक्मरान जो हैं वो कितने बदनसीब हैं और कितने खबीस हैं और कितने दलील लोग हैं कि जिनको अवाम की महरूमियों का एहसास ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त लंदन में हूँ और पाकिस्तान में सिर्फ खबरें आ रही हैं कि KPK असेंबली जाएगी नहीं जाएगी, पंजाब का कौन निगरान वज़ीर आला होगा। और मुझे सुबह किसी ने एक वीडियो देखी और मैंने यहाँ पे जब उठ के देखी वो, तो आप यकीन करें इट वॉज अ हार्ट मेल्टिंग वीडियो, और वो देख कर मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ। और सुबह से मैं सोच रहा हूँ कि हम लाइफ में कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं
और हम कितने नाशुक्रे हैं, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो कितने बदनसीब हैं और कितने खबीस हैं और कितने दलील लोग हैं कि जिनको अवाम की महरूमियों का एहसास ही नहीं है। और हमारे फूल जैसे बच्चे जो हैं वो किस मुश्किल में हैं। मेरे पास वीडियो जो आई वो 2 बच्चियों की थी, छोटी बच्चियों की, और मुझे तो नहीं पता कि वो क्या बोल रही हैं, लेकिन जो उसमें ट्रांसलेशन लिखी हुई थी वो काफ़ी थी बताने के लिए। फिर उनमें से एक बच्ची जो थी वो रोना शुरू हो गई। बड़ी सिंपल वीडियो है। मैं आपको वो अनफॉर्चुनेटली वीडियो इसलिए नहीं यूट्यूब पे एज इट इज़ दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी पिक्चर्स या उसकी तस्वीरें आपको दिखा दूं और बता दूं उसमें क्या है। 2 छोटी बच्चियां, उनमें से एक जो है वो, अब मुझे नहीं पता पश्तो बोल रही हैं या दरी बोल रही हैं, हो सकता है अफगान बच्चियां हो सकता है पठान बच्चियां हो, लेकिन हैं तो बच्चियां। उनमें से एक ये कह रही है कि हम अंकल रोज रात को ठंड में सोते हैं, बहुत ठंड में सोते हैं क्योंकि हमारे पास लकड़ियां नहीं है जलाने को, और मेरे अब्बू शहीद हो गए थे, और जब से वो शहीद हुए हैं तब से हमारे घर में लकड़ियां नहीं है और हमें ठंड बड़ी लगती है। जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो वो पूरी कोशिश करते थे कि हमें लकड़ियां मिले और हम कभी सर्दी में नहीं सोए, इस तरह हमें तकलीफ नहीं हुई। तब गरीब हो या अमीर हो, इंसान अपनी औलाद के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक करता है, लेकिन यह है कि वो बच्चियों को उस आदमी ने वार्म रखा हुआ था, कम से कम उनको ठंड में एक्सपोज नहीं होने दिया था। तो ये लेसन मैं सुनकर मुझे ये एहसास हो रहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ उन 2 बच्चियों के लिए कोई मूवमेंट करें, कि क्या हम कोई ऐसी आदत अपना लें कि ज्यादा तादाद बच्चों की जो है वो ठंड में ना टेट। अब होता क्या है, हमारे मुल्क में एक अजीब अलमिया है कि लोगों ने भीख को भी एक प्रोफेशन बनाया हुआ है, और एक करोड़ों और अरबों रुपए का एक प्रोफेशन है। प्रोफेशनल गैंग्स हैं जो भीख मांगते हैं, लोग सर्जरीज करवाते हैं, टांगे कटवाते हैं, बाजू कटवाते हैं और वहां पे भीख मांगते हैं। खैर भीख तो हमारी सरकार भी मांगती है हर वक्त, जो भी आता है वो भी मांगता है, वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जो भी हो। और फिर उसी भीख में से जो पैसा आता है उसी में से याशियां भी करते हैं, खा भी जाते हैं यतीमों का माल, गरीबों का माल। आप देखें ना कि इतने इज्जतदार लोग हैं, लेकिन चौधरी ज़हूर लाई जो है मरहूम, अल्लाह मगफरत करे उनकी, एक भैंस चोरी से बना था। सबसे पहली चोरी एक भैंस की थी उनकी, और वहां से अभी तक उनकी औलादें जो है अल्हम्दुलिल्लाह चोरियां कर रही हैं और ऐसे डाके मार रही हैं कि चौधरी ज़हूर लाई को भी फख्र होगा उन पर। और यही बाकियों का भी हाल है, कोई कम नहीं है, किसी से कम नहीं। अच्छा, अगर हम सड़क पे बच्चों को देखते हैं जो सर्दी में ठिठर रहे हैं और हम उनको पैसे देते हैं, तो वो यकीनी तौर पे वो पैसे गैंग के पास चले जाते हैं जिसने उनको वहां पे रखा होता है हमें कमजोर करने के लिए। तो मैंने ये सोचा आज से कि अब मैं जब भी लाहौर में या पाकिस्तान में गाड़ी चलाऊंगा तो मैं पुराने गर्म कपड़े जो हैं वो गाड़ी के अंदर रखूंगा, और बजाय बच्चों को सड़क पे भीख देने के, जो मुझे बगैर उसके नजर आएगा उसको एक कपड़ा दे देंगे और उसको कहेंगे कि भैया तुम ये पहन लो। इस तरह उसकी ठंड भी बच जाएगी और उसका जो भी हैंडलर है भीख मंगवाने वाला, वो उसके पैसे लेके खुद अपने अय्याशी के लिए खर्च नहीं कर सकता और उस बच्चे को कुछ ना कुछ रिस्पाइट मिलेगी। तो अगर हम सारे ये करें तो आप सोच लें कि उसका कितना फायदा होगा। अगली बारी रात को, दोपहर को, दिन को, सर्दी में जब आप निकलें और आपने कोई पुराना कपड़ा रखा हुआ है, फटा हो बेशक पुराना हो, जो आपके इस्तेमाल का नहीं है, लेकिन हो सकता है उससे किसी बच्चे को सुख पहुंच जाए, किसी को आराम मिल जाए। इसी तरह कल रात को हम एक रेस्टोरेंट में गए थे यहाँ पे लंदन में, तो ऑब्वियसली होस्ट हमारा बड़ा लेविश था और उसने बड़ा कुछ मंगाया हुआ था। तो आज सुबह को मैं ये सोच रहा था कि हम अक्सर क्या करते हैं कि शर्म में इस खाने को पैक नहीं कराते कि यार इसमें होस्ट है कोई और, या कोई और खिलवा रहा है तो वो कैसा सोचेगा कि हमने खाना रख लिया। लेकिन मकसद ये है कि अगर हम हर जगह जहाँ पे हम बाहर खाना खा रहे हैं, मैं ये तो नहीं आपको कहूँगा कि कम करें,
मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि ना खाएं, क्योंकि वो भी एक अननेचुरल सी बात है कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसने खर्च भी करना है, और पता नहीं उसके खर्च करने में भी कितने कारोबार चलने हैं, कितने लोगों की नौकरियां रहनी हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम ज़रा अपनी झूठी अना ना बनाएं और जो खाना बच जाए उसको हम पैक कर दें, क्योंकि अभी तक ऐसा तो कोई मुल्क नहीं मैंने देखा कि जहाँ पे बाहर लोग ना हों जिनको खाने की ज़रूरत हो, और वो खाना अगर हमने खुद नहीं भी खाना तो हम किसी एक को दे दें। हमारे लिए तो चंद वाले हैं वो जो हमने छोड़ दी, लेकिन किसी और के लिए हो सकता है उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसको रात आराम से नींद आ जाए। सो ये छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमें एहसास हो जाए तो इसके लिए हमें बड़ा लीडर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके लिए बड़ा कोई सियासतदान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके लिए ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। एक एटीट्यूड है कि हाउ कैन वी बी इफेक्टिव, क्योंकि जिस तरह के हमारे सियासतदान और जिस तरह के हमारे हुक्मरान हैं, इनको तो ख्याल नहीं आना। इनको तो ख्याल भी आएगा तो अपनी पब्लिसिटी के लिए आएगा, अपनी तस्वीरें उतरवाने के लिए आएगा। एक मैंने तस्वीर देखी थी, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तानी कौम के मुंह पे वो एक थप्पड़ था कि जनाब कुछ हमारे सियासी लीडर हैं, काउंसलर या पता नहीं किस लेवल के हैं, और एक गटर का ढक्कन लगाने के ऊपर उनको मुबारकबाद पेश की जा रही है और वहां पे फोटोशॉप हो रही है, फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है। अब और अगर ये तस्वीर शेयर भी हो रही है हर जगह पे, तो इससे पता चल सकता है कि हम कितने मॉरली हम बैंकरप्ट हो चुके हैं और हमें कोई एहसास नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त भी एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, 1/3 पाकिस्तान का पानी के अंदर डूबा हुआ है सैलाब के। बलूचिस्तान में है, सिंध में है, साउथ पंजाब में है, कुछ KPK में है, और आप अंदाजा करें कि जो गर्मी में नहीं रह सकते वहां पे, इस वक्त सर्दी में उनका क्या हाल होगा, क्योंकि अब वो खबर नहीं है तो हमारे जहन से निकल चुका है और हमने वो हेल्प करनी छोड़ दी है। न NGOs जा रही हैं, सियासी लीडरों ने तो क्या करना, ना हम लोग जा रहे हैं। तो मे बी द टाइम हैज कम फॉर अ वेकअप कॉल कि हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें, और इस तरह मसीहा बनने के लिए इंसान को अरबपति होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो मैंने पहले भी दी हुई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉर्निया डोनेशन जो है, आइस की डोनेशन, वो श्रीलंका करता है, और श्रीलंका बैंकरप्ट कंट्री है, बैंकरप्ट हो चुकी है। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में भी आंखें लोग लगवाते हैं, उसका चांसेस आर के डोनर जो है वो श्रीलंका में कोई। तब ये तो एक जितनी अमीर है ना, हम हर एक के पास 2 आंखें हैं, किसी के पास कम नहीं है। लेकिन ये अपनी अपनी सोच की बात है कि हमने अपने वसाइल का इस्तेमाल किस तरह से करना है। ये जो वीडियो आज देखी मैंने, ये बड़ी ट्रेजिक है। हम हर एक को नहीं हेल्प कर सकते, हम जितना मर्जी चाहें, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो हमारी नजरों के सामने हो, हम उसकी अगर केयर कर लें तो इसी तरह माशरे में बाकी लोग भी कर लेंगे, और फिर कोई इस बच्ची की तरह ये नहीं कहेगा कि रात को मैं ठंड में सोई थी क्योंकि मेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपनी ईमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। पर जो है ना लेके आए थे, आर्मी लेके आए थे ना मिस्टर बाजवा। हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सियासी लोग आपस में लगे हुए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं अपनी अपनी कुर्सी की खातिर। ये जिस दिन असेंबली का इजलास हो रहा था ना रात को, तो 2-3 खुदकश बम्बार उधर आते और धमाके से ना खुद भी मर जाते और इन सबको भी मार देते। इनकी अपनी लड़ाई में गरीब आदमी पिस गया है। अगर वो नहीं है तो उसको बरी करें, अगर है तो उसको जेल में डालो। वो न्यूट्रल है ना, तो फिर इनको समझ लें कि छितर पड़ने का टाइम आ गया। हाल कोई भी नहीं है, सब खा रहे हैं। इन्हों दी अपनी असम्बलियां ने आप ही तोड़ देने, आप ही बनाते हैं, मौजा पे कर देने, मौजा पे कर। मुझे बिल्कुल इनमें से कोई लीडर पसंद नहीं है, ना कोई कौम का सोचते हैं ना मुल्क का सोचते हैं, सब लुटेरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब के कहने पर परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब
असम्बली तो तहलील कर दी है, लेकिन अगला लाएअमल क्या होगा? क्या इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, या जैसे तारक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे जो असम्बली ये तोड़ेंगे? और इसके साथ साथ क्या इमरान खान साहब को आसानियाँ होंगी असम्बली तोड़ने के बाद, या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अता तारड़ साहब का कहना है कि अरबों रुपए की करप्शन की है परवेज़ लाई साहब ने और जमान पार्क ने। क्या उसका हिसाब होगा? क्या गिरफ्तार होंगे इमरान खान साहब? लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा, मैं ये बताएं, असम्बली तो तोड़ ली पंजाब की इमरान खान साहब ने, अब अगला क्या लाएअमल होगा? आपका क्या ख्याल है, क्या होता नजर आ रहा है? डिजास्टर, द होल कंट्री इज इन डिजास्टर। सारे ये है कि सारी आवाम पिसेगी, ठीक है ना, और ये डिजास्टर जो होएगी ना, ये सारी जो ना हमारे ऊपर आना है। यानी आवाम के लिए मुश्किलात होंगी। बहुत मुश्किलात हैं, थी है और होगी, यानी दिस कंट्री डजंट हैव जस्टिस एट ऑल, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं जस्टिस का निज़ाम लाऊंगा, मैं एहतसाब का निज़ाम लाऊंगा, तो वो नहीं लाए पे। देखे ना, दे डिडंट गिव हिम चांस। जब चांस नहीं उनको मिला तो फिर वो किस तरह वो करते? जब चांस जब उनका हो रहा था, जब वो पीक पे आ रहे थे, जब उनको पता था कि कामयाबी का उनका अरूज आ रहा है, तो वहाँ उनको कहा, उनको स्टॉप किया गया। दिस इज कॉल्ड चेस्टमेट, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये भी तो, वो भी तो इनको टाइम पूरा नहीं ना करने दे रहे। अभी ये वो 1-1.5 साल, अभी पता है आपको कि हमारी IMF से डील चल रही है, हमारे मामला सही नहीं चल रहे, तो उन्हें भी नहीं चाहिए कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाना? IMF में हमें कौन डालने वाले हैं? यही लोग, करप्शन ही है ना। तो इमरान खान साहब भी तो गए थे ना? तो ये गए तो थे, मगर ये था तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन गए। मगर गए थे, मगर ये है कि प्रेशर, देखे ना प्रेशर, पीछे से प्रेशर ही गए थे ना, पीछे से प्रेशर। अब ये था कि इमरान खान साहब को किसने ऊपर जो है ना लेके आए थे? आर्मी लेके आए थे ना, मिस्टर बाजवा। परवेज़ लाई साहब ने असम्बली तो तोड़ दी, आगे क्या होगा? आगे इन सियासतदानों के काम है, हम अभी क्या कर सकते हैं? आपकी हमारी को सुनता है नहीं। इलेक्शन हो जाएंगे, आपका क्या ख्याल है? हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सियासी लोग आपस में लगे हुए, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं अपनी अपनी कुर्सी की खातिर। यही देखें, अभी जिसको अपना मुफाद होगा अप्रोच वालों का वही काम होगा। तो इमरान खान साहब क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब हमारे ख्याल में वो भी मुल्क को तबाह कर रहे हैं अपनी सीट के लिए। जैसे वो वज़ीर आज़म हो तो ठीक है, ना हो तो सारा गलत है। तो मैं ये बताएं, इमरान खान साहब ने असम्बली तो तोड़ ली है पंजाब की, अब आगे क्या होगा? ये जिस दिन असम्बली का इजलास हो रहा था ना रात को, तो 2-3 खुदकश बमबार उधर आते और धमाके से ना खुद भी मर जाते और इन सबको भी मार देते। क्यों? जिस तरह से अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया ना सारी जमातों ने मिलके, इनका भी खाना ख़राब होना चाहिए। इनको एक बड़े टाइटैनिक में बैठा के ना तो समुद्र में गर्क कर देना चाहिए। इनकी अपनी लड़ाई में गरीब आदमी पिस गया है, जो सफ़ेद पोश है वो दफन हो गया ज़मीन में। यानी ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम की लड़ाई कोई भी नहीं? अवाम की कोई नहीं लड़ाई लड़ रहा है, कुर्सियों की लड़ाई है। हाँ जी, ये अपनी कुर्सियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी वजारत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है, अब इसका उन्हें फ़ायदा होगा असम्बली तोड़ने का या नुकसान हो? नहीं, देखिए, वो अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं, नुकसान के लिए तो कोई भी नहीं लगा हुआ। वो कहता है कि मेरी गवर्नमेंट बन जाए, दूसरा कहता है मेरी गवर्नमेंट बन जाए। हाँ, और खाना ख़राब जो है वो आवाम का हो रहा है। इलेक्शन हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन? इमरान खान साहब तो जनरल इलेक्शन चाहते हैं। और पहले इतनी महंगाई है, इलेक्शन करा के और बेड़ा गर्क करना है आवाम का। तो इमरान खान साहब आगे क्या करेंगे? असम्बली तो तोड़ दी उन्होंने, अब आगे क्या करेंगे वो? कुछ नहीं, आगे इन्होंने पहले कौन सा वो हमसे पूछ के कुछ कर रहे हैं। आगे हम लोग, उनका अपना डिसीजन होता है, हम लोगों ने क्या, अवाम की तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अवाम की कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं मान रहा? नहीं, अवाम बेचारी बेरोजगार है। इमरान खान साहब ने असम्बली तो तोड़ ली, अब आगे क्या करेंगे, क्या लाया मतलब? आगे रहे ये मसला तो ये असम्बली इसने तोड़ दी, अब इसके गिरफ्तार होना है इसने, जो इसके ऊपर केस हैं। अब तो जमान पार्क में जो इर्द गिर्द खिला रही है जो सिक्योरिटी, अब वो साइड पे करें। ये सिविल आदमी हो गया, इसको पकड़ें और जेल में भेजें। इसको और क्या करना है? किस जुर्म में? जो उसके ऊपर यार वो घड़ी चोरी, क्या वो घड़ी भी चोरी की हुई है, और भी उसके ऊपर कुछ मामलात हैं, वो हम सुनते हैं मीडिया में। अगर वो नहीं है तो उसको बरी करें, अगर है तो उसको जेल में डालो। तो ये बताएं, मौजूदा सूरत हाल में असम्बलियाँ तोड़ने का क्या फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को या नुकसान होगा? अगर एक अदारा अगर न्यूट्रल हो जाए ना, एक अदारा न्यूट्रल हो गया तो इसको नुकसान ही नुकसान है। तो वो इदारा तो कह रहे हैं हम न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल है ना, तो फिर इनको समझ लें कि छितर पड़ने का टाइम आ गया। किनको? इमरान खान को और किसको? अच्छा, कौन से वाले? डाउन कर ले नहीं, वो कहने के आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। अच्छा, वो वाले नेतर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन इमरान खान साहब कह रहे हैं जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में 4 हैं, हो जाएंगे या नहीं? होने नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए। क्यों?
यार आप मेरे समझदार हैं, आप एक MP MNA पता कितने पैसे खर्च करके आता है? 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करके आता है। ये बताया कि इमरान खान साहब ने असेंबली तो तोड़ दी पंजाब की, अब आगे क्या होगा, आपका क्या ख्याल है? आगे इलेक्शन होंगे और क्या होना है? इलेक्शन हो जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह होंगे। कौन से वाले, पंजाब में या जनरल इलेक्शन? नहीं सब हो गए, होने चाहिए फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। अच्छा हाँ नहीं तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी कर देगी PDM जमाते? नहीं कभी नहीं हो सकता, कभी जिंदगी नहीं हो सकता। ये नहीं करने देंगे? हाँ तो अब फिर क्या हाल नजर आ रहा है? आलू कोई भी नहीं है, सब खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। अच्छा मैं ये बताएं, इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ दी पंजाब की, अब आगे क्या करेंगे? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ पे ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ पे ਕਰਨ। अच्छा वो मौजे कर रहे हैं? ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ख्वार हम हो रहे हैं ਅਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਨੇ ਆ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ठीक है। अच्छा मैं ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, किसको फिक्र है अब अवाम की, कौन देखेगा पुरसाने हाल, कौन होगा? ए अल्लाह पाक ही को है को नेक बंदा भेजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ये बताएं कि असम्बलियाँ तो तोड़ ली इमरान खान साहब ने, पंजाब की असम्बली तोड़ ली इमरान खान साहब ने, अब आपका क्या ख्याल है, अगला लाएमल क्या होगा? सर सियासत से मेरा बिल्कुल दिल भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल इनमें से कोई लीडर पसंद नहीं है। अच्छा ना कोई कौम का सोचते हैं ना मुल्क का सोचते हैं, सब लुटेरे। ठीक है। एक उम्मीद थी इमरान खान, लगता है उसके भी खिलाफ पूरी दुनिया होगी, उसके अलावा मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। नहीं दुनिया इकट्ठी होगी, उन्होंने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी हैं, आप क्या समझते हैं? उसके बाद इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे। वो तो कहते हैं हमने करवाने नहीं है, अभी तारिक बिशी चीमा साहब कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इंतखाब करवाएंगे पंजाब। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, तो सारी उनकी जो बात कहते हैं पूरी तो नहीं होती उनकी। आपको लगता है कि मौजूदा सिचुएशन में इलेक्शन हो सकते हैं जनरल, जिस तरह पाकिस्तान IMF के दर पे खड़ा है? मैं बताता हूँ मेरा और आपकी ज़रूरत क्या है, रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस, क्या हमारे पास है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पिछले 50 साल से बाहर हूँ, खलीज में, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने असेंबली तो तोड़ दी, अब अगला लाएमल क्या होगा, क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्या जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।